हेलो बच्चों, आपका हमारी YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज फिर हम रेडी हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट साइंस के साथ, और इस बार एक ऐसे टॉपिक के साथ जो लाइफ के अंदर की जर्नी से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं DAV क्लास 7 साइंस के चैप्टर 8 की, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे चलता है लाइफ का फ्लो। सोचो बच्चों, हम जो खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं वो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक कैसे पहुंचता होगा। और पेड़ पौधों में जो रूट्स हैं वो पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। बस बच्चों, यही सिस्टम कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे वाटर, फूड, गैसेस या वेस्ट मटेरियल्स का मूवमेंट। और यही प्रोसेस हमारी लाइफ को चलाए रखती है। तो चलो बच्चों, आप जानते हैं कि प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो बच्चों, रेडी हो ना एक नई साइंस जर्नी पे निकलने के लिए, जहां हम समझेंगे कैसे चलता है लाइफ का नेटवर्क। तो चलो सब मिलकर बोलो, लेट्स बिगिन। तुम जानते हो कि हर लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट, एनिमल या ह्यूमन हो, जिंदा रहने के लिए उसे चाहिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन। अब ये सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में पानी रूट से लीव्स तक जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर पार्ट तक फूड और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब एक बात सोचो बच्चों, जब ऑर्गेनिजम्स फूड और ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो उनके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनते हैं, और ये वेस्ट बॉडी में रह नहीं सकता ना, इसलिए इसे रिमूव कर देना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी ये वेस्ट बाहर ना निकाले तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए नेचर ने हमें दिया है एक परफेक्ट क्लीनिंग सिस्टम। अब ये वेस्ट पहले कलेक्ट किए जाते हैं, फिर बॉडी की उन पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं जहां से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे गली में गार्बेज गाड़ी आती है और कचरा कलेक्ट करके ले जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम ये वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट कर बाहर फेंक देता है। तो बच्चों, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी के अंदर फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स का मूवमेंट। तो अगली बार जब तुम खाना खाओगे या गहरे सांस लोगे, तो याद रखना तुम्हारे अंदर भी चल रहा है एक सुपर बिजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिन रात काम करता है, बिल्कुल बिना रुके। तो समझे बच्चों, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें कैरी आउट होती है। देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे अमीबा या पैरामीशियम। कभी देखे हैं ना इन्हें? इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। और आप जरा सोचो, जब बॉडी में एक ही सेल हो तो सब्सटेंसेस का इधर उधर जाना कितना आसान होगा ना। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी होता है, क्योंकि सिंपल प्रोसेसेस जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उनकी हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को मूव करने में। क्या कभी इनके बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताती हूँ कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ना कोई बहुत बड़े जादुई तंत्र नहीं है। डिफ्यूजन जब कोई सब्सटेंस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की ओर मूव करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगर तुमने परफ्यूम की बॉटल खोली तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि शुरू में परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बॉटल में ज़्यादा होते हैं और हवा में बहुत कम।
तो मॉलिक्यूल्स अपने आप बॉटल से हवा की ओर मूव कर जाते हैं, यानी डिफ्यूज हो जाते हैं। एक और बात, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन जैसा ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि ये प्रोसेस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। जैसे अगर किसी प्लांट की रूट्स सॉइल से पानी खींचती हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। यानी जब पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया यानी सॉइल से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया यानी रूट सेल्स में जाता है। इस तरह प्लांट्स अपने लिए पानी अब्सॉर्ब करते हैं बिना किसी पंप या मशीन के। कितना अमेजिंग है ना। इसी तरह अमीबा भी अपने बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी सरफेस से बाहर निकाल देता है। और हाँ बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। अमीबा के पास हार्ट, ब्लड या वेन्स कुछ भी नहीं होते, फिर भी वो परफेक्टली सर्वाइव करता है, क्योंकि नेचर ने उसे दिया है एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो बच्चों, अब तुम समझ गए ना कैसे छोटे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन दो सिंपल प्रोसेसेस की मदद से फूड, गैसेस और वाटर का पूरा ट्रांसपोर्ट मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जब ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसा कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या यहाँ भी सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स और मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स हर जगह तक ठीक से पहुंच सके और सही समय पर रिमूव भी हो जाए। यानी बच्चों, जैसे किसी सिटी में रोड्स, बसेस और ट्रेन्स मिलकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक परफेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क काम करता है। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चों, ध्यान से सुनो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काफी हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी पार्ट्स मिलकर अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए उन्हें चाहिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखा बच्चों, नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को उसकी जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट सिस्टम दिया है। चाहे ऑर्गेनिज्म सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, हर ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से ट्रूली अमेजिंग है। अब समझ गए ना बच्चों कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं ताकि हर पार्ट अपने लिए जरूरी सब्सटेंसेस ले सके और अनवांटेड मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल सके। अब सोचो जरा, इतने सारे सेल्स और ऑर्गन्स को अगर सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के भरोसे सब्सटेंसेस देने की कोशिश करें तो क्या होगा? यहाँ ये सिंपल प्रोसेसेस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। और इतने बड़े बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हर सेल को इसी प्रोसेस से ऑक्सीजन या फूड भेजना पड़े तो इमेजिन करो कितना समय लग जाएगा। जैसे अगर ऑक्सीजन को सिर्फ डिफ्यूजन से हमारे पैर की उंगलियों तक पहुंचना हो तो उसमें घंटों या शायद दिनों लग सकते हैं। लेकिन हमारा बॉडी तो ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर देता है क्योंकि उसके पास है एक सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों, यही वजह है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काफी नहीं होते। इसलिए नेचर ने इनमें बनाया है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हर पार्ट को उसकी जरूरत की चीजें सही जगह और सही समय पर पहुंचाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट्स की। क्या तुमने कभी सोचा है प्लांट्स को पानी और मिनरल्स आखिर कहाँ से मिलते हैं? देखो बच्चों, प्लांट्स अपनी जरूरत का वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट काम कौन करता है मुझे बताओ जल्दी से। ये काम करते हैं रूट्स।
रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करती हैं और उन्हें ऊपर लीव्स और बाकी पार्ट्स में भेजती हैं। जैसे बच्चों, अगर रूट्स को एक डिलीवरी बॉय मान लो, तो वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करती हैं और फिर उन्हें हर लीफ तक पहुंचाती हैं, बिल्कुल टाइम पे। अब आती है दूसरी इंटरेस्टिंग बात। लीव्स भी सिर्फ पानी लेने के लिए नहीं होते, वो खुद भी फूड बनाती हैं। लीव्स सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड तैयार करती हैं और ये फूड सिर्फ अपने पास नहीं रखती, बल्कि पूरे प्लांट में बांट देती हैं सबके साथ। बिल्कुल वैसे जैसे किचन में खाना बनता है और फिर सबको सर्व किया जाता है, वैसे ही लीव्स भी प्लांट की किचन है जो बाकी पार्ट से एनर्जी पहुंचाती हैं। तो बच्चों, प्लांट्स में दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक तो नीचे से ऊपर वाटर और मिनरल्स का, और दूसरा ऊपर से नीचे फूड का और एनर्जी का। तो चलो अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या तुम जानते हो प्लांट्स के अंदर भी होता है एक अमेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां फूड, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबकी अपनी अपनी जर्नी चलती रहती है। ट्रिंग ट्रिंग देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की। रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो इन्हें ऊपर की ओर भेजते हैं, लीव्स और बाकी पार्ट्स तक, बिल्कुल वैसे जैसे नीचे से लिफ्ट सामान ऊपर भेजती है। हाँ, रूट्स भी पानी और मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचा देती हैं। अब लीव्स की बारी आती है। लीव्स सिर्फ पानी लेने के लिए नहीं होती, वो तो प्लांट की किचन है। वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर फूड बनाती हैं और फिर वो फूड अपने पास नहीं रखती, बल्कि पूरे प्लांट में बांट देती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे घर में खाना बनता है और फिर सबको सर्व किया जाता है, वैसे ही लीव्स भी पूरे प्लांट को फीड करती हैं। अब देखो, एटमॉस्फेयर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीव्स अब्सॉर्ब करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जब लीव्स फूड बना लेती हैं तो उसके साथ एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं ऑक्सीजन। और अब बच्चों, ऑक्सीजन ये भी एटमॉस्फेयर से आती है और प्लांट के हर पार्ट को मिलती है रेस्पिरेशन के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। प्लांट्स के हर सेल को भी इसकी जरूरत होती है। तो देखा बच्चों, प्लांट के अंदर हर सब्सटेंस का अपना रास्ता होता है। रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर जाते हैं, लीव से फूड नीचे और चारों तरफ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लीव्स में जाती है और ऑक्सीजन हर पार्ट तक पहुंचती है रेस्पिरेशन के लिए। तो बच्चों, समझे ना कि प्लांट्स के अंदर फूड, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी जर्नीज होती हैं। अब चलो जरा डिटेल में जानते हैं ये जर्नी होती कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ और फूड बनाना दोनों इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। देखो बच्चों, प्लांट्स को पानी और मिनरल सॉइल से मिलते हैं और ये काम करता है उनका सबसे मेहनती हिस्सा, रूट्स। रूट्स मिट्टी के अंदर ऐसे फैल जाती हैं जैसे कोई टाइनी अंडरग्राउंड नेटवर्क हो, जो क्वाइटली अपना काम करती रहती हैं। रूट्स के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। आप सोचो बच्चों, अगर तुमने कभी स्पंज पानी में डाली हो तो देखा होगा ना वो कैसे जल्दी से सोक कर लेती है। वैसे ही रूट हेयर्स भी मिट्टी से ज्यादा वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और जैसे ही रूट्स ये वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं, वो इन्हें ऊपर की ओर भेजती हैं जाइलम वेसल्स के जरिए, जो प्लांट की वाटर पाइपलाइंस होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में पानी पाइप के जरिए नीचे से ऊपर टैंक तक जाता है, वैसे ही रूट्स भी पानी और मिनरल्स को नीचे से ऊपर लीव्स और बाकी पार्ट्स तक भेजती है। तो बच्चों, अब तुम समझ गए ना प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई कैसे होती है। रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी प्लांट फैमिली को मिलता है वाटर और न्यूट्रिशन। कितना अमेजिंग है ना। तो अब फ्लोएम भी देख लेते हैं।
जब लीव्स फूड तैयार करती हैं तो क्या वो खाना सिर्फ अपने पास रखती हैं? नहीं ना, प्लांट्स भी तो पूरे परिवार की तरह हैं, जहाँ जो बनाता है वो सबके साथ बांटता है। तो लीव्स में जो फूड बनता है वो वहीं नहीं रुकता, बल्कि निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचने के लिए। और ये काम करता है एक स्पेशल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे कहते हैं फ्लोएम। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डिलीवरी सर्विस खाना लेकर हर घर तक पहुंचती है, वैसे ही फ्लोएम भी लीव से फूड लेकर प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। और बच्चों, हमने जाना था जो नेटवर्क वाटर और मिनरल्स को ऊपर की ओर ले जाता है उसे कहते हैं जाइलम, यानी जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर भेजता है। फ्लोएम फूड को नीचे और चारों डायरेक्शन में पहुंचाता है। और जब ये दोनों यानी जाइलम और फ्लोएम मिलकर काम करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट, या फिर वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ अ प्लांट। क्योंकि बच्चों यही वो सिस्टम है जो पूरे प्लांट में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे नेचर का परफेक्ट डिलीवरी नेटवर्क। और बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट के अंदर छोटी छोटी पाइपलाइंस की तरह फैले रहते हैं, जो स्टेम, लीव्स और रूट्स तीनों को कनेक्ट करते हैं। यानी अगर प्लांट को वाटर या फूड कहीं से भी मिले तो वो आसानी से हर पार्ट तक पहुंच सके, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। वैसे ही प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होती है जो लगातार लाइफ सर्कुलेट करती रहती है, हर जगह पानी पहुंचाती रहती हैं। और बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट के स्पेशल बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें कहते हैं वैस्कुलर बंडल। और एक और बात, हर प्लांट पार्ट में वैस्कुलर बंडल्स अलग अलग तरीकों से अरेंज होती हैं। जैसे डाइकॉट प्लांट्स में, जैसे रोज प्लांट, पी प्लांट या सनफ्लावर प्लांट, जहाँ ये वैस्कुलर बंडल्स एक सर्कल बनाकर अरेंज रहते हैं, वही मोनोकॉट प्लांट्स में, जैसे मेज, व्हीट या शुगरकेन, ये बंडल्स इधर उधर बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं। इसी डिफरेंस की वजह से डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम थोड़े मोटे और मजबूत होते हैं, जबकि मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम पतले और लचीले होते हैं। तो देखा बच्चों, नेचर ने हर प्लांट को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग डिजाइन और स्ट्रक्चर दिया है, ताकि हर प्लांट अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग रह सके और ग्रो कर सके। अब बच्चों, हमने यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो चलो अब करते हैं एक मजेदार एक्टिविटी जिससे हमें प्रैक्टिकली समझ में आएगा रूट से लिया गया वाटर कैसे ट्रैवल करता है लीव्स और फ्लावर्स तक। ठीक है, चलो सोचो सोचो। इसके लिए चाहिए हमें, ध्यान से सुनो, एक वाइट फ्लावर जैसे बैल्सम, कार्नेशन या रोज, ठीक है, 2 बीकर्स, थोड़ा रेड इंक और थोड़ा ब्लू इंक, एक शार्प ब्लेड, ठीक है, और पानी चाहिए। सबसे पहले दोनों बीकर्स में थोड़ा थोड़ा पानी भरो, ठीक है। एक में डालो रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स और दूसरे में ब्लू इंक के कुछ ड्रॉप्स। अब लो वो वाइट फ्लावर जिसकी स्टेम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी हो, ठीक है। ब्लेड से स्टेम को आधे तक बीच से 2 हिस्सों में काटो। ध्यान रखना बच्चों, फ्लावर को नुकसान ना हो, ठीक है। अब एक हाफ स्टेम डालो रेड इंक वाले बीकर में और दूसरी हाफ डालो ब्लू इंक वाली बीकर में। देखो, अब अगर फ्लावर सीधा नहीं टिक रहा है तो उसे किसी दीवार या ग्लास के सहारे उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। अब सेटअप को 2 से 3 घंटे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और देखो बच्चों, नेचर का मैजिक कैसे काम करता है। वाओ! कुछ देर बाद तुम देखोगे फ्लावर का आधा हिस्सा लाल हो गया है और बाकी नीला। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कलर्ड वाटर स्टेम के अंदर
ऊपर की ओर ट्रैवल करता गया और पेटल्स तक पहुंच गया। अगर तुम स्टेम को ध्यान से देखो तो अंदर लाल और नीली लाइंस दिखाई देंगी, रेड एंड ब्लू। यही लाइंस दिखाती हैं कि वाटर जाइलम ट्यूब्स के जरिए मूव हुआ है। तो बच्चों, इस सिंपल एक्टिविटी से हमने प्रैक्टिकली देख लिया, रूट से अब्सॉर्ब्ड वाटर स्टेम के जाइलम के रास्ते ऊपर लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचता है। मतलब बच्चों, प्लांट्स के अंदर भी चलता रहता है एक कलरफुल हाईवे सिस्टम। हर ड्रॉप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है जाइलम एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो बच्चों, अब तुमने देखा ना, इस एक्टिविटी से हमने जाना कि प्लांट्स की रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो जाइलम के जरिए ऊपर लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाती हैं। लेकिन सोचो जरा, अगर प्लांट्स में ये सिस्टम ना होता तो क्या ये पेड़ पौधे इतने हरे भरे दिखते? देखा जाए तो नेचर ने हर प्लांट को दिया है एक परफेक्ट प्लम्बिंग सिस्टम जो दिन रात बिना रुके काम करता रहता है। कितना अमेजिंग है ना बच्चों। हर प्लांट अपने अंदर एक क्वाइट लिटिल साइंटिस्ट छुपाए बैठा है जो बिना किसी आवाज के हर पल वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। तो अगली बार जब तुम किसी पेड़ को देखो, ट्री को देखो, तुम लोग याद रखना उसके अंदर भी चल रहा है नेचर का एक साइलेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। Isn't that just magical? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब सोचो जरा, इतनी मेहनत से जो पानी ऊपर तक पहुंचता है, क्या वो सारा का सारा प्लांट के अंदर ही रह जाता है? नहीं ना बच्चों, असल में उस पानी का एक हिस्सा धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यस, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट्स की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होना, यानी वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकल जाना। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये इवेपोरेशन होता कहाँ से है? तो सुनो, ये ज्यादातर लीव्स की सरफेस पर मौजूद छोटे पोर से होता है जिन्हें कहते हैं स्टोमाटा। हाँ, वही टाइनी होल्स जो प्लांट को सांस लेने में भी हेल्प करते हैं। अब ये सुनकर तुम सोचोगे कि अरे, प्लांट इतनी मेहनत से पानी खींचता है और फिर खुद ही उसे हवा में उड़ा देता है। थोड़ा अजीब लगता है ना? बात यह है कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे वाटर का फ्लो लगातार बना रहता है और लीव्स ठंडी और फ्रेश रहती हैं। कितना कूल सिस्टम है ना? मतलब ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करने में और टेम्परेचर को बैलेंस करने में। फिर भी देखा जाए तो ये प्रोसेस प्लांट का नेचुरल एसी है जो उसे गर्मी में भी कूल रखता है, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे जब हमें पसीना निकलता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए ना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यानी प्लांट के सरफेस से पानी का वेपर के रूप में बाहर निकलना। लेकिन अब जरा सोचो, प्लांट सॉइल से जो पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है, क्या प्लांट वो सब कुछ पूरी तरह यूज कर लेता है? नहीं ना बच्चों। असल में मिनरल्स तो प्लांट अपने ग्रोथ में यूज कर लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बच जाता है और यही एक्स्ट्रा वाटर प्लांट हवा में इवेपोरेट कर देता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पानी का इवेपोरेट हो जाना प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखो, जब लीव से पानी इवेपोरेट होता है तो अंदर एक सक्शन पुल बनता है जो रूट से और पानी ऊपर खींच लाता है। मतलब बच्चों, जब लीव से पानी इवेपोरेट होता है ना, तो उसके साथ साथ प्लांट के अंदर से और पानी ऊपर खींचने लगता है। जैसे तुम स्ट्रॉ से जूस पीते हो ना, जब ऊपर से थोड़ा जूस खींचते हो तो नीचे से और जूस ऊपर आ जाता है। बस बिल्कुल वैसा ही प्लांट के अंदर भी होता है। जब लीव से पानी उड़ता है तो नीचे से रूट्स और पानी ऊपर खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, हर पार्ट को पानी मिल जाता है, यहाँ तक कि टॉल ट्रीज के ऊंचे ऊंचे लीव्स तक भी। और गर्मियों में तो ये प्रोसेस और भी कामगार है बच्चों।
क्योंकि ट्रांसपिरेशन से प्लांट खुद को ठंडा रखता है। सही कहा जाए तो ये है नेचर्स वेरी ओन कूलिंग एंड लिफ्टिंग सिस्टम। समझ गए ना? ट्रांसपिरेशन न सिर्फ पानी को ऊपर भेजता है बल्कि पौधे को ठंडा और हेल्दी भी रखता है। इसलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं नेसेसरी इविल। क्योंकि देखो, अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए धूप से या हवा से तो प्लांट बहुत सारा वाटर लॉस कर देता है और सूख सकता है। इसलिए बच्चों, ट्रांसपिरेशन एक बैलेंस प्रोसेस है। नेचर ने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो, ट्रांसपिरेशन से जो पानी प्लांट से निकलता है वो सिर्फ कुछ ड्रॉप्स नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो सुनो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सिर्फ एक सिंगल मेज प्लांट यानी एक भुट्टे का पौधा अपने पूरे ग्रोइंग सीजन में लगभग 245 लीटर्स पानी हवा में छोड़ देता है। सोचो जरा बच्चों, इतना सारा पानी हवा में उड़ जाता है और फिर भी ये पौधा फ्रेश और हेल्दी रहता है। वाह, सच में नेचर का वाटर साइकिल कितना स्मार्ट और बैलेंस्ड है ना। हर ड्रॉप वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश, यानी नेचर की अपनी रिसाइकलिंग फैक्ट्री। तो बच्चों, अब तुमने ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ लिया ना। कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम है ना, जो प्लांट्स को कूल भी रखता है और वाटर साइकिल को चलाता भी है। ठीक उसी तरह अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। देखो बच्चों, हायर एनिमल्स जैसे मैमल्स यानी ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट एटसेट्रा, और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, इन सभी में एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो हर ज़रूरी चीज़, फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और इसी अमेजिंग सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम है डाइजेस्टेड फूड को हर सेल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को वापस लाना। मतलब बच्चों, ये सिस्टम हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट हाईवे है जो दिन रात बिना रुके काम करता है। हर सेकंड हर सेल तक एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो चलो अब जानते हैं इसके मेन पार्ट्स, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना है। पहला, हार्ट। हार्ट यानी हमारा नेचुरल पंप जो लगातार ब्लड को पुश करता रहता है और उसी के साथ ऑक्सीजन एंड फूड हर सेल तक पहुंचते हैं। दूसरा, ब्लड वेसल्स, वो टाइनी ट्यूब्स है टनल के जैसा जिनसे ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। और ब्लड वही मैजिकल फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में लाइफ को सर्कुलेट करता है। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का डिलीवरी सिस्टम है, जहाँ हार्ट है पंप, ब्लड है कुरियर और ब्लड वेसल्स है उसके रास्ते। कितना फैसिनेटिंग है ना, नेचर ने सब कुछ कितनी परफेक्टली डिजाइन किया है। अब आगे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। तो उसमें तुम्हें दिखेगा एक रेड नेटवर्क और एक ब्लू नेटवर्क। रेड, ब्लू। तो अब सोचो, ये रेड और ब्लू ट्यूब्स क्या बताती हैं? रेड नेटवर्क मतलब आर्टरीज और ब्लू नेटवर्क मतलब वेन्स। वेन्स। तो चलो इन्हें डिटेल में देखने से पहले जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती क्या हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना तब तक डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ना। हमारी बॉडी में होती हैं 3 तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब सुनो ध्यान से बच्चों, आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ ले जाती हैं। वेन्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड को वापस हार्ट की ओर लाती है।
और कैपिलरीज होती हैं इन दोनों के बीच टाइनी टमक कनेक्टर्स, जहां ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं। अब जब ये बेसिक्स समझ आ गए तो चलो देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स काम करती हैं। रेडी? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आती है सुपीरियर वीना कावा, जो अपर बॉडी से ब्लड लेकर हार्ट में लाती है। अब अगली है इंफीरियर वीना कावा, जो लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आती है और हार्ट को देती है ताकि वो फिर से पंप कर सके। अब आते हैं एक और स्पेशल वेसल पर, पल्मोनरी वेन। ये लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर हार्ट में वापस लाती है। यस, ये वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। अब सुनो, इसके ऑपोजिट काम करती है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड ले जाती है और वहां से ब्लड ऑक्सीजन लेता है। अब आती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, एओर्टा। एओर्टा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजती है, हेड, आर्म्स, लेग्स, हर जगह तक। और इसका एक पार्ट होता है असेंडिंग एओर्टा, जो अपर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाती है, और दूसरा है डिसेंडिंग एओर्टा, जो लोअर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाती है। और आखिर में फेमोरल आर्टरी एंड वेन, जो थाइज एंड लेग्स में होती हैं और नीचे तक सर्कुलेशन मेंटेन करती हैं। देखा बच्चों, यही सारी वेसल्स मिलकर बनाती हैं हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुनो एक मजेदार बात। एओर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच होती हैं। और इसके ऑपोजिट पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में लाती है। बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। तो बच्चों, देखा तुमने, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल एक वेल प्लान डिलीवरी नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां हार्ट है मेन पंप और ये आर्टरीज और वेन्स हैं उसके डिलीवरी रूट्स, जो दिन रात बिना रुके काम करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर हार्ट बंद हो जाए तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा, क्योंकि वही है हमारी लाइफ की सबसे पावरफुल मशीन। कितना अमेजिंग है ना? तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सब्सटेंसेस जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिर जाना कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये ट्रांसपोर्टेशन कितने स्मार्ट और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, खासकर जब बात आती है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। मतलब बच्चों, हमारी बॉडी और नेचर दोनों ही अपने आप में सुपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स हैं जो दिन रात बिना रुके काम करते रहते हैं। तभी तो लाइफ इतनी परफेक्टली बैलेंस रहती है। तो अब इस जर्नी को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमने ऐसी और मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम समझेंगे किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर वो शानदार जर्नी होती है जिससे चलता है हमारी लाइफ का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। रेडी थे ना बच्चों? तब तक बच्चों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेचर के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। तो फिर फाइनली बाय बाय बच्चों, टेक केयर।